जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फैक्टर की, गुणनखंड की। तो फैक्टर की आज के वीडियो में बात करेंगे, गुणनखंड के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो फैक्टर क्या होता है? तो साथियों, जैसे आप एक छोटी सी संख्या लेते हो 12, ठीक है, तो इस 12 के एक तो आप लोग गुणज देखते हो और एक आप लोग इस 12 के गुणनखंड देखते हो। एक तो आप इस 12 के गुणज देखते हो और एक इस 12 के गुणनखंड देखते हो। तो गुणज का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। यानी कि 12 के गुणज क्या क्या है? तो इस 12 के जो गुणज है वो अपने पास 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया। इस प्रकार से इंफिनिटी टाइम, यानी कि जो 12 की टेबल में आता है, जो 12 के पहाड़े में आता है, वो 12 के क्या हो गए? गुणज हो गए। इसके बाद में 12 के गुणनखंड, यानी कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। तो फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि इसको अपन 1 लिख सकते, इसके बाद में 2, उसके बाद में 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में 6 और उसके बाद में क्या हो गया? 12। यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये इसके गुणनखंड में आएंगे। ये इसके किस में आएंगे भाई? गुणनखंड में। ये इसके फैक्टर में आएंगे। तो गुणज का मतलब मल्टीपल, यानी कि किसी भी संख्या के इंफिनिटी टाइम मल्टीपल हो सकते। और गुणनखंड का मतलब उस संख्या के फैक्टर, यानी कि उस संख्या के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। तो अब यहां पे आप लोग देख सकते हो इस 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया और एक कितना हो गया? 12। अब इन गुणनखंडों को बांटेंगे अपन। किस प्रकार से बांटेंगे कि इस 12 के गुणनखंड क्या होंगे, कितने होंगे और किस किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले अगर इस 12 के अभाज्य गुणनखंड पूछ ली जाए, इस 12 के क्या पूछ ले जाए? अभाज्य। तो अभाज्य गुणनखंड पूछ ली जाए तो अभाज्य संख्या कौन सी है? एक तो 2 अभाज्य, एक कितनी अभाज्य? 3 अभाज्य। अरे एक तो कितनी है? 2 और एक कितना है? 3। तो 2 है, एक 3 है, ये अभाज्य है। तो इसके लिए ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड होगी। उसके बाद में अगर इसके टोटल गुणनखंड पूछ ले जाए, कुल गुणनखंड कितने हैं, तो इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके कुल गुणनखंड हैं वो कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसमें गुणनखंड किस प्रकार से, कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, उन सब के बारे में जिक्र करेंगे। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले इसके जो फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है? अभाज्य गुणनखंड का। यानी कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। दूसरा जो नाम आता है वो किसका आता है? पृथक गुणनखंड का, यानी कि डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने होंगे। तीसरा जो नाम आता है कि इसके टोटल TFN, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। चौथा जो नाम आता है वो उचित गुणनखंड, यानी कि प्रॉपर जो फैक्टर है वो कितने होंगे। पांचवा जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? सम गुणनखंड, यानी कि इवन फैक्टर कितने होंगे। छठा जो नाम आता है वो किसका नाम आता है? विषम गुणनखंड, यानी कि ओड फैक्टर्स कितने होंगे। इसके बाद में आगे जो बात आती है वो पूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे। और उसके बाद में बात आती है पूर्ण घन, यानी कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होंगे। तो यहां पे फैक्टर में अपने पास कितने प्रकार के गुणनखंड हो गए? 8 प्रकार के। ये 8 प्रकार के गुणनखंड हो गए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर इसके बाद में पृथक गुणनखंड, उसके बाद में कुल गुणनखंड, फिर सम गुणनखंड, फिर विषम गुणनखंड, फिर उसके बाद में पूर्ण वर्ग गुणनखंड और फिर पूर्ण घन गुणनखंड। तो ये जो है ये अपने पास फैक्टर हो गए। तो इन फैक्टरों को समझने के लिए आप लोग एक छोटी सी संख्या ले सकते हो कि जैसे आप लोग एक छोटी सी संख्या 1200 लेते हो।
एक संख्या आपने क्या ली, 1200 ली, तो 1200 ली तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर करोगे। अरे इसके क्या करोगे, फैक्टर करोगे। तो इस 1200 के फैक्टर करोगे तो इस 1200 को आप लोग लिख सकते हो 12 गुणा, इस 1200 को आप लोग लिख सकते हो, और वो क्या लिख सकते हो, 12 गुणा 4 गुणा 25, यानी कि 12 गुणा 4 गुणा 25। और इसके भी अगर आगे और फैक्टर करते हो तो इसका मतलब 12 को तो क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 2 गुणा 2, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2, और 25 को क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 5। भाई 12 को तो क्या लिख दिया, अरे जो 12 है इस 12 को तो क्या लिख दिया, 3 गुणा 4, और फिर इस 4 को 2 गुणा 2, यानी कि इसको अगर वैसे लिखे तो 2 की घात तो कितनी होगी भाई, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी होगी, 4। अरे 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी। एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर कितनी होगी, 2। अरे यहां पे आपने इस 12 के फैक्टर किए, ये 1200 के फैक्टर किए, तो इसके पहले टुकड़े किए, तो इसको अपन क्या लिख सकते, 12 गुणा 100, और उसको लास्ट में अपन ने क्या लिखा कि 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 5 की घात कितना हो गया, 2। यानी कि इस 1200 के अगर अपन फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर तो 4 हो गया, ठीक है, 3 की पावर क्या हो गया, 1 हो गया, एंड 5 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या हो गया, 2। तो इसमें सबसे पहले पहली बात कर लेते हैं, और वो पहली बात किसकी कर लेते हैं कि इसके, सबसे पहले पहली बात कर लेते हैं, और पहली बात जो कर लेते हैं वो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, अरे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य, ये कंफ्यूजिंग चीज है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे तो इसके 2 की पावर कितनी है, 4, 3 की पावर क्या है, 1, ठीक है, एंड 5 की पावर क्या है, 2। अरे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर क्या है, 2। तो इसका 2 की घात 4 है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात 2 है। तो 4 1 और 2, अरे 4 1 और 2, तो 4 1 और 2 टोटल कितने हो गए भाई, 7 हो गए। अरे टोटल कितने हो गए, 7, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 7। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या बना कि 1200 के अपन ने ये जो लिया है, ये कितना लिया है, 1200, 1200 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 1200 के वो अपने पास कितने आए भाई, 7। अरे कितने आ गए, 7। फिर दूसरा क्वेश्चन, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड अगर आप लोग देखते हो तो कुल गुणनखंड देखते हो, तो कुल गुणनखंड देखते हो इस 1200 के, तो कुल गुणनखंड को अगर आप लोग देखते हो इस 1200 के, तो 1200 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो टोटल फैक्टर अपने पास कितने होंगे, तो जितनी भी पावर है, ये 2 की पावर क्या है, 4 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर क्या है, 2 है, ये जितनी भी पावर है इसमें आप लोग, जैसे ये अगले पेज पे अगर अपन लेते हैं तो 2 की पावर तो 4 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 तक जाना है अपने को। तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 2 की पावर क्या हो गया, 4, ठीक है। तो यहां पे 2 का जिक्र है वो कितनी बार हुआ भाई, 5 टाइम। अरे कितनी बार हुआ, 5 में। अरे 2 है वो कितनी बार जिक्र हुआ, 5 में। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ठीक है। फिर ये 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 0 और 3 की घात 1, तो 3 का जिक्र है वो कितनी बार हुआ भाई, 2 बार, यानी कि 2 टाइम हुआ। अरे 3 का जिक्र कितनी बार हुआ, 2 बार। फिर उसके बाद में 5 की घात 2 है, अरे किसकी घात 2 है,
5 की घात 2, तो 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2, तो इसका 5 का जिक्र अभी कितनी बार हुआ? 3 बार। कितनी बार हुआ? 3 बार। तो ये 3 बार हुआ। अब इन सब को गुणा कर दोगे तो 5 दूनी 10, 10 और 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 30। तो इसके कुल गुणनखंड यानी कि TFN, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वो कितना है? 30। इसके कुल गुणनखंड कितने हो गए? 30। एक बार दोबारा से देख सकते हैं इसको। अपने पास था 1200, तो 1200 के फैक्टर किए 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर क्या हो गया? 2। ठीक है, 2 की पावर 4 तक चलते हो तो इसका मतलब 4 है, तो जितनी भी घात हो उससे एक अधिक ले लो, तो 4 से एक अधिक कितना हो गया? 5। फिर ये 1 है 3 की घात, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 2 हो गया। फिर ये 2 है तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका मतलब 5 दूनी 10 और 10 या कितना हो गया? 30। अगर इसके कुल गुणनखंड पूछे, कुल गुणनखंड पूछे तो कुल गुणनखंड जो है वो तो कितने हो गए? 30 हो गए। अरे वो तो कितने हो गए? 30। अगर इसके पृथक डिस्टेंट फैक्टर पूछे, पृथक गुणनखंड पूछे, तो पृथक का मतलब 2 अलग है, 3 अलग है और 5 क्या है? अलग। यानी कि बेस है ना वो क्या है? एक बार 2 है, एक बार 3 है और एक बार कितना है? 5। तो इसके पृथक गुणनखंड पूछे यानी कि पृथक गुणनखंड पूछे तो पृथक गुणनखंड है वो कितने हो गए भाई? 3 हो गए। अरे पृथक गुणनखंड कितने हो गए? 3। 3 कैसे हो गए? ये 2, ये 3 और ये 5, तीनों अलग अलग है। 2 अलग, 3 अलग और 5 अलग। अगर 7 होता तो कितने हो जाते? 6। अगर इसी के अलावा 11 होता तो कितने हो जाते भाई? 5 हो जाते। मेरे कहने का मतलब इसके अगर गुणनखंड करने तो बेस में आधार में अभाज्य संख्या रखनी है। अरे आधार में क्या रखनी है? अभाज्य। इसके बाद में अगला जो अपन जो जिक्र करते हैं, वो जो जिक्र करते हैं इसी में, वो ये तो पृथक गुणनखंड हो गए 1200 की। ठीक है, और ये 2 की घात 4 था, 3 की घात 2 था, 3 की घात 1 था और 5 की घात कितना था? 2। तो इसका मतलब 2 की घात तो अपने पास कितना था? 4, और 3 की घात कितना था अपने पास? 1, और 5 की घात कितना था? 2। तो इसके आपने अभाज्य गुणनखंड देख लिए, तो अभाज्य गुणनखंड तो कितने हो गए? 4, 1, 5 और 2 कितने हो गए? 7। इसके पृथक गुणनखंड देख लिए आपने, तो पृथक गुणनखंड कितने हो गए? 3। अरे इसके पृथक गुणनखंड कितने हो गए? 3। इसके पृथक गुणनखंड वो 3 हो गए। उसके बाद में कुल गुणनखंड, इसके कौन से गुणनखंड भाई? कुल। तो कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर, और टोटल फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया? जितनी भी पावर हो उससे एक अधिक लेना है। ठीक है, तो इसके लिए 4 घात है तो एक अधिक कितना हो गया? 5। अरे एक अधिक कितना हो गया? 5। ये 3 घात है तो एक अधिक कितना हो गया? 3 की 1 घात है तो एक अधिक कितना हो गया? 2। और ये 5 की 2 घात है तो एक अधिक कितना हो गया? 3। और इन सबको गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 30। तो ये कुल गुणनखंड हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा अपने पास सम गुणनखंड। ठीक है, तो सम गुणनखंड चाहिए अपने को, तो सम गुणनखंड चाहिए, तो सम का मतलब क्या हो गया? इवन। और इवन का मतलब सम के लिए 2 का गुणा होना जरूरी है। अरे कोई भी चीज किससे गुणा होनी जरूरी है? 2 से। तो सम के लिए कोई भी चीज 2 से गुणा होनी जरूरी है, तो 2 से गुणा होनी जरूरी है, तो इसलिए 2 को तो अलग कर लो, और 2 को अलग किया तो 2 की घात कितनी बची? 3। 3 की घात 1 और 5 की घात कितनी बची? 2। अरे 2 का गुणा होना जरूरी है सम के लिए। अरे सम के लिए 2 का गुणा होना क्या है? जरूरी है। तो 2 का गुणा होना जरूरी है, तो इसका मतलब 2 को अलग कर लिया। 2 को अलग कर लिया तो 2 की घात कितनी बची? 3। और 3 की घात कितनी बची? 1। और 5 की घात कितनी बची? 2। अरे 5 की घात कितनी बची? 2। अब आप यहां पे देख रहे हो, वही मैंने आपको क्या बता रखा है? जितनी घात हो उससे एक अधिक घात लेकर के गुणा कर दो। तो ये 3 है, 3 से एक अधिक कितना हो गया? 4। अरे 3 से एक अधिक कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ये 1 है, तो 1 से एक अधिक कितना हो गया? 2।
और ये 2 है, 2 से 1 अधिक कितना हो गया 3, तो 4 दूनी, अरे 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8 या कितना हो गया 24, अरे 8 या कितना हो गया 24 हो गया। तो इसके जो सम गुणनखंड है, इसके जो सम गुणनखंड है वो कितने होंगे 24, अरे इसके सम गुणनखंड कितने होंगे 24। इसके बाद आगे जो आता है वो विषम गुणनखंड, अरे क्या आता है भाई विषम गुणनखंड, तो इसका मतलब विषम गुणनखंड, तो विषम में, अरे जब बात किस किया जाए विषम की, तो विषम जो बेस है वो ही लेना पड़ेगा, अरे जो विषम बेस है वही लेना। तो विषम बेस तो 3 की घात 1 और 5 की घात 2, क्योंकि 3 भी ओड नंबर है और 5 भी क्या है ओड नंबर है, अरे 3 भी ओड नंबर है और 5 भी ओड नंबर है, तो 3 की घात 1 और 5 की घात 2। और मैंने आपको बता रखा है क्योंकि 0 से शुरुआत होती है, जैसे 3 की पावर 0, तो जितनी पावर है ना उससे 1 ज्यादा, तो 1 से 1 ज्यादा कितना हो गया 2, और 2 से 1 ज्यादा कितना हो गया 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, अरे 3 दूनी कितना हो गया 6, तो इसके विषम गुणनखंड है वो कितने हो जाएंगे भाई 6। उसके बाद ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये पृथक गुणनखंड हो गया, ये कुल गुणनखंड हो गया, ये सम गुणनखंड हो गया, ये विषम गुणनखंड हो गया। उसके बाद में अगर बात करते हैं पूर्ण वर्ग, अरे किसकी बात करते हैं पूर्ण वर्ग की, तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हो गया, अरे जिसका स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर के लिए जितनी भी बड़ी पावर है उसमें 2 का भाग दे, जैसे यहाँ पे 2 की घात 4 है तो 4 में 2 का भाग दे दिए, अरे 2 की घात 4 है ठीक है, तो 4 में 2 का भाग दे दिया, 2 बार गया, अरे कितनी बार गया 2 बार, जितनी बार जाता उससे 1 अधिक तो आप परमानेंट करना है, अरे 1 अधिक तो आपको क्या करना है परमानेंट, तो इसका मतलब 2 बार गया तो 2 और 1 कितना हो गया 3, इस 1 में 2 का भाग नहीं गया तो इसका मतलब उसमें 1 अधिक किया तो 1 हो गया, फिर इस 5 में 2 का भाग दिया, 5 की घात 2 है, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार गया, अरे कितनी बार गया 1 बार गया, तो 1 और 1 अधिक किया तो इसका मतलब कितना हो गया 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हो जाएंगे 6, अरे पूर्ण वर्ग कितने हो जाएंगे 6। इसके बाद में इसके पूर्ण घन, अरे इसके कौन से भाई पूर्ण घन गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो पूर्ण घन गुणनखंड इसके अगर आप लोग देखते हो तो पूर्ण घन गुणनखंड इसके देखते हो, तो पूर्ण घन गुणनखंड यहाँ पे आप लोग देखते हो, तो वो जो देखोगे तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि जितनी भी पावर है, अरे घन का मतलब क्यूब, तो उस स्थिति में उसमें कितने का भाग दे दो 3 का, अरे जितनी भी घात है उसमें कितने का भाग दे दो 3 का, तो 4 में 3 का भाग दिया 1 बार गया, अरे कितनी बार गया 1, जितनी बार पूरा पूरा 1 से 1 अधिक कितना हो गया 2, 1 में 3 का भाग नहीं गया 0 बार गया, 0 से 1 अधिक 1, फिर 2 में नहीं गया 0 बार गया, 0 से 1 अधिक कितना हो गया 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2 एकम 2, यानी कि पूर्ण घन कितने हो गए 2। और अगर प्रॉपर उचित गुणनखंड पूछ ली जाए तो जितने गुणनखंड है उससे एक कम, एक तो स्वयं हो गया तो उससे एक कम यानी कि 29 प्रॉपर गुणनखंड होंगे, उचित गुणनखंड होंगे। अब इसका एग्जाम्पल ये इसमें नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी संख्या लेकर के बता रहा हूं, और छोटी सी संख्या जो है वो आप लोग 18 ले सकते हो, अरे कितना ले सकते हो 18 या 36 ले लो, ठीक है कितना ले लिया 36 ले लिया आपने, एक छोटी सी संख्या ले ली, और वो क्या ले ली भाई 36, तो पहले तो 36 के गुणनखंड करो, तो 36 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 3 की घात 2 लिख सकते हैं, अरे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4, और 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 चौक कितना हो गया 36। अब ये तो इसको पावर के रूप में लिख दिया, अब इसके मैं फैक्टर लिख रहा हूं, इसके मैं गुणनखंड लिख रहा हूं, तो गुणनखंड लिख रहा हूं तो 36 में 1 भी आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, कितना आएगा 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, ठीक है 12 भी आएगा, 12 के बाद में 18 भी आएगा, 18 के बाद में ठीक है, और खुद कौन आएगा 36 आएगा, अरे 12 के बाद में 18 और 18 के बाद में कितना आएगा 36 आएगा। अब इस 36 में मैं आपको बताऊं कि ये एक है ना, एक
ये तो यूनिवर्सल फैक्टर है, ये तो हर में रहेगा। अरे एक जो है ये तो यूनिवर्सल फैक्टर है, ये तो हर में रहेगा। और ये 36 है, ये इट सेल्फ है, यानी कि खुद है, यानी कि ये संख्या खुद है। खुद क्या है? 36 है। तो एक जो है वो तो यूनिवर्सल फैक्टर हो गया और 36 खुद हो गया। अब इसमें सबसे पहली कहानी वो क्या कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तो वो मैं आपको बताऊं। तो अभाज्य गुणनखंड में मैंने क्या बताया कि जितनी घात है उनको जोड़ दो। तो 2 + 2 कितना हो गया? अरे 4। अरे 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अरे 2 + 2 कितना हो गया भाई? 4। तो ये तो इसके क्या हो गए? अभाज्य, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 4। अरे 2 + 2 कितना हो गया? 4। उसके बाद में दूसरी कहानी कुल गुणनखंड। अरे कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड कितने होंगे? तो कुल गुणनखंड के लिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे कुल गुणनखंड जो है उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि इसकी घात कितनी होगी? 2 है, तो +1 करना क्योंकि 0 से शुरुआत होगी। 3 और ये भी 3 हो गया। 3 × 3 कितना हो गया? अरे 9। कुल गुणनखंड कितने हो गए? 9। तीसरा जो आता है वो उचित गुणनखंड। उचित गुणनखंड यानी कि प्रॉपर फैक्टर। अरे उचित गुणनखंड यानी कि प्रॉपर फैक्टर। तो उचित गुणनखंड कितने होंगे? 8, क्योंकि एक तो खुद 36 ही है। अरे खुद 36 को छोड़ दिया तो कितने उचित गुणनखंड हुए? 8। फिर चौथी कहानी जो आती है ये उचित गुणनखंड हो गए, वो कितने हो गए? 8। चौथी कहानी जो आती है वो क्या आती है? पृथक गुणनखंड, यानी कि सेपरेट कितने आएंगे? तो पृथक गुणनखंड कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि एक तो 2 की पावर है और एक कितने की पावर है? 3। तो 2 अलग और 3 अलग, तो पृथक गुणनखंड इसके कितने हो गए? 2। फिर पांचवी कहानी, जो पांचवा क्वेश्चन जो इसका बनता है वो क्या है? सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड के लिए आप लोग क्या करोगे? सम संख्या लोगे। क्या लोगे रे? सम। तो सम के लिए सम का मतलब क्या? 2 का गुणज होना चाहिए। अरे कितने का गुणज होना चाहिए? 2। तो 2 को अलग कर लोगे इससे, तो इससे 2 को अलग कर लोगे तो ये 2 की घात 1 बचा और 3 की घात कितना बचा? 2। अरे 2 का गुणज होना चाहिए तो 2 को अलग कर ले, तो 2 की घात 1 और 3 की घात क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब इसके सम गुणनखंड है वो क्या? जितनी भी घात है उसमें कितना? 1 प्लस करना है। तो इसका मतलब 2 × 3, 3 दूनी कितना हो गया? अरे 6। तो इसके सम गुणनखंड कितने हैं? 6। उसके बाद में अगला छठा क्वेश्चन है वो विषम गुणनखंड। इसके क्या भाई? विषम गुणनखंड कितने होंगे? तो विषम गुणनखंड का मतलब विषम पावर। अरे ओड पावर लोगे तो इसका 3 की घात 2 है विषम। अरे 3 की घात क्या है? 2। विषम में सम तो आएगा ही नहीं, तो 2 है, तो 2 + 1 यानी कि कितने हो गए? 3। जितनी भी घात हो उसमें 1 ज्यादा। अगला जो सातवां जो है वो पूर्ण वर्ग। अरे अगला जो सातवां है वो क्या है? पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग के लिए मैंने क्या बताया? जितनी घात हो, अरे जितनी क्या हो? घात, उसमें कितने का भाग दे दो? 2 का। पूर्ण वर्ग के लिए 2 का और पूर्ण घन के लिए 3। जितनी बार पूरा पूरा जाता उससे 1 अधिक। तो 2 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया। 1 + 1 कितना हो गया? 2। और इस 2 में 3 की घात 2 है, इसमें 2 का भाग दिया तो वो भी 1 बार गया। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 2 दूनी कितना हो गया? अरे 4। 4 ये क्या हो गए? पूर्ण वर्ग। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन जो है वो पूर्ण घन। अरे पूर्ण घन, तो पूर्ण घन क्या होंगे? तो मैंने क्या बताया था? 3 का भाग देना। तो न तो इसमें गया न इसमें गया, तो 1 1 जोड़ेंगे तो 1 × 1 यानी कि पूर्ण घन कितने हो गए? 1 हो गए। तो देखो यहां पे अपन ने लिया था 36। क्या लिया था? 36। एक बार पूरा सिस्टम अच्छे से क्लियर करो। 36 लिया, 36 के टुकड़े किए, तो 1 × 2, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। वैसे टुकड़े किए तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2।
अरे 2 की घात 2 और 3 की घात कितनी होगी 2। ये हो गया। अब इसके सबसे पहली बात, इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो कितने होंगे 2 और 2 कितने होंगे भाई 4। अरे 2 और 2 कितने हो गए 4, क्योंकि 2 की घात भी 2 है और 3 की घात भी कितनी है 2, तो 3 की घात भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। इसके बाद में इसके कुल गुणनखंड 9 होंगे। अरे कितने हो गए, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल गुणनखंड कितने हो गए 9। उसके बाद में इसके उचित, यानी कि उचित का मतलब एक तो एक वो यूनिवर्सल होता है और एक खुद संख्या होती, उसके अलावा यानी कि जितने गुणनखंड होते हैं उसमें से एक खुद संख्या को घटा दो, वो उचित गुणनखंड। तो ये इसमें से 9 में से एक घटाए तो कितना है 8। इसके पृथक गुणनखंड, पृथक यानी कि सेपरेट, तो सेपरेट क्या हो गए 2 अलग है और 3 अलग, तो 2 अलग 3 अलग तो 2 हो गए। अगर 5 का भी जिक्र हो जाता तो 3, अगर इसमें 7 की घात भी कुछ होती तो कितने होते 4। फिर उसके बाद में इसके सम गुणनखंड, अरे इसके कितने कौन से गुणनखंड सम, तो सम गुणनखंड अपने 6 है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सम का मतलब 2 को अलग करो फिर जो घात बच जाती। और आप लोग देख सकते हो सम में 1 तो 2 हो गया, 4 6 12 18 और 36 कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6। अरे मैंने जिस पे टिक मार्क किया वो सम संख्याएं है कि नहीं है, तो सम गुणनखंड कितने हो गए 6। उसके बाद में विषम गुणनखंड कितने हो गए 3, क्योंकि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड का जोड़ कुल गुणनखंड होंगे, तो विषम गुणनखंड 3 हो गए। 3 कैसे 1 3 और 9, अरे 1 3 और 9, तो ये 3 क्या हो गए विषम गुणनखंड, तो ये चीज भी आ गई। उसके बाद में पूर्ण वर्ग गुणनखंड, अरे पूर्ण वर्ग गुणनखंड, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड जो है वो अपने पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने आए 4। आप लोग देख सकते हो 1 पूर्ण वर्ग है, 4 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है और 36 भी पूर्ण वर्ग है। 1 4 9 और 36, तो पूर्ण वर्ग कितने हो गए 4। फिर पूर्ण घन 1 है और आप लोग देख सकते हो पूर्ण घन संख्या सिर्फ क्या है 1। तो इसमें अपन ने जो बात की अभी, वो जो बात की वो मैंने आपको जो फैक्टरों के बारे में बताया था, अभाज्य गुणनखंड वो भी क्लियर कर ली कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने पृथक यानी कि डिस्टिंक्ट फैक्टर है वो भी बात कर ली। उसके बाद में कुल गुणनखंड कितने, अरे टोटल फैक्टर कितने वो भी बात कर ली। उसके बाद में इसके कुल उचित गुणनखंड कितने, यानी कि प्रॉपर फैक्टर कितने वो भी बात कर ली। इसके बाद में इसके कुल कितने सम गुणनखंड है, अरे कुल कितने सम गुणनखंड है वो बात भी अपन ने कर ली। उसके बाद में कुल कितने इसके विषम यानी कि ओड फैक्टर है वो भी बात कर ली। उसके बाद में इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने वो बात भी कर ली। और इसके बाद में पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं तो ये बात भी अपन ने कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब इसके बाद में इसके गुणनखंडों का योग देखेंगे, लेकिन पहले इन क्वेश्चनों की अपन क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के सेशन में अपने पास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 2 की घात 3, अरे 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या है 3 एंड 5 की पावर 7 एंड 21 की पावर 4 एंड 10 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंड कितने। तो देखो अभाज्य तो रहना चाहिए नीचे, तो ये तो 2 की घात तो 3 हो गया, 5 की घात कितना हो गया 7, ये 7 की घात 4 और 3 की घात 4 हो गया कि नहीं हो गया भाई। 21 को क्या बोल सकते हैं, अरे 21 को क्या बोल सकते हैं 7 गुणा 3, अरे 7 गुणा क्या बोल सकते हैं 3। और इसको क्या बोल सकते हैं 10 को 2 की घात 8 और 5 की घात कितना हो गया अरे 8। 10 को क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 8 और 5 की पावर 8। अब देखो 2 की घात 3 तो ये है और 2 की घात 8 ये है, तो 3 और 8 कितना हो गया 2 की घात 11 हो गया। अरे 2 की घात 3 तो 1 है और 2 की घात 8 1 है, तो 2 की घात 11। 3 की घात सिर्फ कितनी है 4, फिर 5 की घात 7 1 है 8 1 है, तो 5 की घात 15 होगी। फिर उसके बाद में 7 की घात कितनी होगी 4, और इसके कुल फैक्टर कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तो जोड़ लो 11 और 4, अरे 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 15 30,
और 4 कितना हो गया 34। अरे आपने इसको जोड़ दिया 11 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 4, तो इस प्रकार से ये कितना हो गया भाई 34। अरे कितना आ गया 34 आ गया। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल की नहीं किसकी पूछी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 34। अरे कितनी आ गई 34। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे है कि 72 के कितने गुणनखंड संभव है। तो वही 72 के फैक्टर करेंगे। अरे 72 के क्या करेंगे फैक्टर। तो 72 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ठीक है 4 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 3। अरे 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 थी कितना हो गया 72। अरे 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8 को 8 को जैसे 9 से गुणा किया तो 9 एंड 3 कितना हो गया 72। यानी कि 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर क्या हो गया 2। अरे 2 की घात तो 3, अरे 2 की घात तो कितनी होगी 3, और 3 की घात कितना हो गया 2। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी पावर हो, अरे जितनी घात हो उससे एक अधिक, तो 3 से एक अधिक कितना हो गया 4। और वो एक अधिक क्यों हुआ, क्योंकि 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 तक जाओगे, तो 3 तक जाओगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 बार आएगा। और ये 2 की घात 0, 2 की घात 1 और ये सॉरी 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2, तो ये कितनी बार आएगा भाई 3 बार आएगा। अरे कितनी बार आएगा 3, और 4 3 कितना हो गया भाई 12। तो इसके कुल कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है, सॉरी कुल कितने गुणनखंड संभव है, अभाज्य नहीं, कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो कितने हैं भाई 12। ठीक है तो देखो ये 2 की पावर 3 था, 3 की पावर क्या था 2, जितनी घात है उसमें 1 प्लस, और 1 प्लस क्यों किया वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे है, वो 108 के कुल कितने सम गुणनखंड संभव है। 108 के कुल कितने सम गुणनखंड संभव हैं। तो 108 को आप लोग देख सकते हो, 108 का मतलब क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। अरे 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36 और 36 तिये 108 हो गया कि नहीं हो गया। अरे 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36 और 36 तिये कितना हो गया 108। एक तो ये ऐसे निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भाग दे लो, सीधी सी बात है, ये नहीं करते हो ना। तो 108 ऐसे लिख के इसमें 2 का भाग दिया कितना है 54, फिर 2 का भाग दिया कितना है 27, फिर 3 का भाग दिया कितना है 9, फिर 3 का भाग दिया 3 आ गया, 3 3 3 2 2 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे भी कर सकते। तो 2 की पावर कितना हो गया 2 एंड 3 की पावर कितना हो गया 3। अरे 2 की घात तो 3 हो गया, अरे 2 की घात तो कितना हो गया 3, और 3 की घात कितना हो गया, अरे 2 की घात तो 3 हो गया, सॉरी 2 की घात तो 2 और 3 की घात कितना हो गया 3। अब सम के लिए 2 को अलग करना पड़ेगा। अरे सम क्या होगा जो 2 से गुणा, तो 2 को अलग करना पड़ेगा। तो ये 2 की घात तो कितना बच गया 1, और ये 3 की घात कितना बच गया 3। अरे सम के लिए 2 को अलग करना पड़ेगा, तो 2 की घात तो 1 बच गया, अरे 2 की घात कितना बच गया 1, और 3 की घात 3 बच गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि इसको 2 की घात 1 तक चलना, तो ये 2 बार आएगा, और ये कितनी बार आएगा 4। अरे जितना भी है उससे एक अधिक, अरे जितना भी है उससे एक अधिक, तो 2 गुणा 4, 4 दूनी कितना हो गया भाई 8, अरे 4 दूनी कितना हो गया 8। तो इसके इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे, तो ये 8 होंगे। तो सम के लिए सीधी सी एक ही बात है कि 2 को क्या करो अलग, अरे 2 को क्या करो अलग करो, और 2 को सेपरेट करके 2 को अलग करके फिर उसको आगे क्या कर लो सोल्व करो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो 240 के कुल कितने पृथक गुणनखंड संभव है। 240 के कुल कितने पृथक गुणनखंड संभव है। तो 240 को क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 2 गुणा 3 गुणा क्या हो गया रे 5,
देखो दे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये 2 एक्स्ट्रा ले लिया इसमें, ठीक है, 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, दोबारा से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस 240 को आप लोग किस प्रकार लिख सकते हो, 2 गुणा 2, अरे 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, और 24 पंजे 120, और गुणा 2 और करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाला भी क्या था, सही था भाई। देखो 5 दूनी 10, और ये 24 है, 10 को 24 से गुणा किया तो कितना हो गया 240। चाहे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये 240 है, 240 है, 2 का भाग दिया 120 आ गया, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 60 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 30 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 15 आ गया, फिर 3 का भाग दिया, फिर कितने का भाग दिया 5, ठीक है। तो 2 की घात कितनी आ गई भाई 4, अरे 2 की पावर कितनी आ गई 4, एंड 3 की पावर कितनी आ गई 1, एंड 5 की पावर क्या आ गई 1, अरे 2 की पावर 4, अरे 2 की घात कितनी होगी 4, 3 की घात 1, और 5 की घात भी कितनी है 1। तो 2 की घात 4 है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात 1 है। तो पृथक सेपरेट, तो मैंने क्या बताया था पृथक गुणनखंड, ठीक है। तो पृथक गुणनखंड के लिए आपको क्या करना, जो बेस जितने, अरे जितने आधार है उतने पृथक गुणनखंड, तो 1 2 और 3, तो इसके पृथक गुणनखंड कितने हो गए भाई 3, ठीक है। अरे पृथक के लिए मैंने क्या बताया था, अगर 7 और होता तो कितने होते 4, अगर इसमें 11 और होता तो कितने होते 5, ठीक है। तो इसके कितने पृथक गुणनखंड संभव है, तो 3। अरे इसके कितने पृथक गुणनखंड संभव है, तो 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो वही आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, अरे 5 गुणा 21, ये 3 गुणा 7, अरे 7 या 21, 21 पंजे 105 होता है कि नहीं होता, और फिर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि भाई आप ऐसी बड़ी संख्या जाए ना तो उसका 100 अलग करो, और 100 का मतलब क्या हो गया 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, अरे 25 चौक 100 होता है कि नहीं होता, और फिर बच गया 105, तो 21 पंजे 105 होता है, अरे 21 पंजे क्या होता है 105। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, अरे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, अरे 3 की घात कितनी है 1, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, एंड 7 की पावर क्या है 1। अरे भाई 2 की घात 2 है, 2 की घात कितनी है 2 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात 3 है, और 7 की घात जो है 7 की पावर 7 की घात जो है वो कितनी है 1 है। अरे 7 की घात कितनी है 1। अब वो ये कुल गुणनखंड पूछे, टीएफएन टोटल फैक्टर पूछे, तो कुल गुणनखंड पूछे, तो जितना घात उससे 1 अधिक, तो इससे 1 अधिक कितना हो गया 3, अरे 2 से 1 ज्यादा कितना हो गया 3, 1 से 1 ज्यादा क्या हो गया 2, 3 से 1 ज्यादा क्या हो गया 4, और 1 से 1 ज्यादा क्या हो गया 2। 1 ज्यादा क्यों लेते हैं वो मैंने आपको बता ही रखा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 दूनी कितना हो गया 48, अरे 24 दूनी कितना हो गया 48, अरे 24 दूनी कितना हो गया 48। तो इसके कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो कुल कितने गुणनखंड संभव है, तो कितने हैं भाई 48, अरे कितने हैं 48। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड संभव है। तो अब अपने को ओड फैक्टर चाहिए, तो वो 360 है, तो 360 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 9 गुणा 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे 9 चौक 36, अरे 9 चौक 36, और 36 को 10 से गुणा किया 360 हो गया। ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 5, अरे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 2 गुणा 5, तो ये 2 की पावर तो 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर क्या हो गया अरे 1, अरे 2 की घात तो कितनी होगी 3 होगी ना, अरे 2 की घात कितनी होगी 3, 3 की घात कितनी होगी 2, और 5 की घात कितनी होगी 1, क्योंकि आप इसको गुणा करके देख सकते हो, ठीक है। अब विषम चाहिए, क्या चाहिए भाई विषम, तो विषम चाहिए, तो इसका मतलब ये जो सम है ये तो कैंसिल, भाई विषम चाहिए तो सम का तो रोल ही नहीं है, और विषम चाहिए तो सम का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब विषम 3 की घात 1 है, तो
तो इससे एक ज्यादा कितना हो गया, अरे 2 है, 2 से एक ज्यादा क्या हो गया 3, और 5 की घात 1 है तो 1 से 2 ज्यादा, 1 से 1 ज्यादा कितना हो गया 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, अरे 3 दूनी कितना हो गया 6। तो इसके कितने विषम गुणनखंड संभव है, तो कितने विषम गुणनखंड संभव है 6। अरे इसके कितने विषम गुणनखंड संभव है, तो कितने 6। तो इसका मतलब 360 के कुल कितने विषम, विषम के लिए क्या, सम को तो छोड़ ही दो, विषम विषम घात ले लो, तो विषम क्या थी 3 की 2 थी और 5 की कितनी थी 1, 2 में 1 जोड़ा 3 और 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया 2, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड है, तो 4200 को भी क्या लिख सकते हैं, अरे 4200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7, अरे 2 तिया 6 और 6 साती 42, अरे 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया। फिर ये क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, अरे ये 100 है ना, अरे कितना है 100, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, अरे 2 दूनी कितना हो गया 4 और 5 गुणा 5। अब ये तो 2 की पावर तो क्या हो गया, अरे 1 2 3, तो 2 की घात 3, 3 की घात कितना हो गया 1, 5 की घात 2 और 7 की घात कितना हो गया 1, अरे 2 की घात तो 3 हो गया, 2 की घात कितना हो गया 3, 3 की घात 1 और 5 की घात जो है वो 2 और 7 की घात कितना हो गया 1, अरे 7 की घात कितना हो गया 1। अब वही अपने को पूछा कितने सम गुणनखंड संभव है, तो सम के लिए 2 को अलग करना पड़ेगा, एक सिर्फ 2 को, तो ये 2 की घात 2 को अलग कर लिया तो 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात 1। अरे जब भी सम गुणनखंड चाहिए ना, विषम चाहिए तो 2 को हटा ही दे और सम चाहिए तो 2 को अलग कर लिया, और 2 को अलग कर लिया तो ये तो 2 की घात 2 है तो 3 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 2, अरे 2 की घात 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 3 दूनी 6, 6 तीन 18, 18 दूनी कितना हो गया 36, अरे 18 दूनी कितना हो गया 36। तो इसके कुल कितने सम गुणनखंड संभव है, तो 36। ये पार्ट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला पार्ट है, और इस पूरे वीडियो में आप अगर इसको अच्छे तरीके से देख लोगे तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो सोल्व हो जाएगा। आज तक किसी क्लासरूम में कोई टीचर इस बात को नहीं बताता है। इनमें कंफ्यूजन अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में हो जाता है कि किसी किताब में आप गुणनखंड सीधी घातों को जोड़ के गुणनखंड बता देते हो, किसी किताब में गुणनखंड घात में एक जोड़ के फिर अगली घात में एक जोड़ के फिर अगली घात में एक जोड़ के उसको गुणा करके फिर बता देते हो। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है जो इस वीडियो में अच्छे तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बिना स्किप किए लगातार इस वीडियो को देखें और जो क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला जो क्वेश्चन है वो n इज इक्वल टू 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की घात कितना है 9, 3 की घात कितना है 7, 5 की घात कितना है 4 और 7 की घात 3 है कि कुल कितने पूर्ण वर्ग, क्या रे पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या बताया था कि जितनी भी बड़ी घात हो उसमें 2 का भाग देना, जितनी बार पूरा पूरा जाता है उसमें +1 कर दो। +1 क्यों, क्योंकि 0, अरे किसी भी संख्या की 0 घात 1 होती है और 1 वर्ग में भी आता है और घन में भी आता है, अरे पूर्ण वर्ग में भी आता है और पूर्ण घन में भी आता है। तो यहाँ पे 9 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार, अरे कितनी बार, इसको भी डिवाइड बाई 2 किया, ये भी डिवाइड बाई 2 किया, ये भी डिवाइड बाई 2 किया, ये भी डिवाइड, ये 4 बार गया, जितनी बार पूरा, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। 7 में 2 का भाग दिया 3 बार गया तो 3 + 1 कितना हो गया 6। 4 में 2 का भाग 2 बार गया, 2 + 1 कितना हो गया 3, और इस 3 में 2 का भाग 1 बार गया, 1 + 1 कितना हो गया, अरे 2, अरे 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसका मतलब 9 में, अरे कितने में 9 में 2 का भाग दिया, अरे 9 में कितने का भाग दिया 2 का, तो 9 में जैसे 2 का भाग दिया कितनी बार गया भाई,
अरे 9 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार। तो 1 अधिक यानी कि कितना हो गया? 5। फिर 7 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार। 1 अधिक कितना हो गया? 4। फिर इस 4 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 2 बार। 1 अधिक कितना हो गया? 3। और इसमें 2 का भाग दिया, ठीक है, 1 बार गया। 1 अधिक कितना हो गया? 2। तो 5 चौका है 20। 20 थी कितना हो गया? 60। और 60 दूनी कितना हो गया भाई? अरे 60 दूनी कितना हो गया? 120। अरे 60 दूनी कितना हो गया? 120। तो 60 दूनी 120 हो गया। अरे 60 दूनी कितना हो गया? 120 हो गया। तो इसके कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड संभव है? तो कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड संभव है? 120। अरे कितने? 120। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एन। एन के बराबर क्या है? 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 14। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आप देखते ही आप ये सोचोगे कि सर क्या है, इसमें क्या करना है? तो इसमें कुछ भी नहीं भाई। 4 की घात 11 को कॉमन ले लो एक बार। अरे क्या कर लो? कॉमन। तो यहां पे क्या बच्चा? अरे 1 बचा। यहां पे क्या बचा? 4 की घात, ठीक भाई। 11 घात कॉमन ले लिया तो 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की घात कितना बचा? 1। यहाँ पे 4 की घात कितना बचा? 2। और यहाँ पे 4 की घात कितना बचा? 3। दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे 4 की घात 11 कॉमन ले लिया, जिसको अपन बदलेंगे अभी इसको भी, लेकिन 4 की घात 11 कॉमन ले लिया तो 11 में तो 1 बच गया। जो 4 की घात 12 थी उसमें 4 की घात कितनी बचगी? 1। 13 थी उसमें कितनी बचगी? 2। और 14 थी उसमें कितनी बचगी? 3। अब ये तो 4 की घात 11 होगी और ये आप 1 प्लस 4 प्लस ये 16 और प्लस कितना हो गया? 64। भाई 1 4 की घात 1 का मतलब 4, 4 की घात 2 का मतलब 16 और 4 की घात 3 का मतलब 64। तो ये जो 4 की घात 11 है इसको 2 की घात 22 लिख सकता हूं ना? अरे आधार में टुकड़े होने वाला होना चाहिए। 2 की घात 22 और ये कितना हो गया? 85 हो गया। अरे इन सब का जोड़ कितना हो गया? 85। अब ये 2 की घात 22 गुणा 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1 हो गया कि नहीं हो गया? अरे 17 5 कितना हो गया? 85। अरे 2 की घात 22 5 की घात 1 और 17 की घात 1। अब अपने को इसके गुणनखंड पूछे। अरे क्या पूछे? गुणनखंड के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर गुणनखंड पूछे तो 22 और 1 कितना हो गया? अरे 22 और 1 23 और 1 और 1 2 और 1 और 1 2 तो 23 दूनी 46। अरे 23 दूनी कितना हो गया? 46। और 46 दूनी कितना हो गया भाई? 92। तो इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे? 92। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझा देता हूं। इसमें अपन ने क्या किया? 4 की घात 11 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। अरे 4 की घात 11 को क्या कर लिया? कॉमन। फिर 4 की घात 11 को कॉमन ले लिया तो फिर 1 बचा। फिर दूसरा 4 की घात 1 बचा। फिर 4 की घात 2, 4 की घात 3। ये जो इन सबको जोड़ा तो ये 85 हो गया। 4 की घात 11 को 2 की घात 22 लिख सकते और 85 को क्या लिख सकते? 5 गुणा 7। तो 22 प्लस 1 कितना हो गया? 23। मैंने बता रखा प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो 23 दूनी 46, 46 दूनी कितना हो गया? अरे 92। अरे 46 दूनी कितना हो गया? 92 हो गया। तो इसके कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो कितने होंगे? 92। कोई कंफ्यूजन है? अरे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? और ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और अगर आपके लिए भी ये क्वेश्चन आ जाए और नहीं समझाया हुआ हो तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? जटिल हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो n इक्वल टू 2 की पावर 9 3 की पावर 8 और 5 की पावर 4 के पूर्ण घन। अरे क्या पूछे हैं? पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। अरे परफेक्ट क्यूब। और क्यूब के लिए मैंने क्या बता रखा है? जितनी भी बड़ी घात हो उसमें कितने का भाग देना है? 3 का। अरे स्क्वायर के लिए 2 का और क्यूब के लिए कितने का? 3। अरे स्क्वायर के लिए तो 2 का और क्यूब के लिए 3 का। तो 3 का भाग दिया। 9 में 3 का भाग दिया, 3 बार गया। अरे 3 का भाग दे देना जितनी बार भी जाता है। 9 में 3 का भाग दिया, 3 बार गया। 3 प्लस 1 कितना हो गया? अरे 4। प्लस 1 तो हमेशा करना। फिर इसमें 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार।
2 + 1 कितना हो गया 3, और इसमें 3 का भाग दिया, 1 बार गया, और 1 + 1 कितना हो गया, अरे 2। अरे सीधी सी बात है, जितनी भी बार भाग जाता है 3 का, उसमें +1 कर दो। ठीक, 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। अरे 4 × 12, 12 दूनी कितना हो गया 24। तो पूर्ण घन कितने होंगे तो 24। अरे पूर्ण घन कितने होंगे तो 24। तो इसके पूर्ण घन कितने होंगे तो 24। इसके बाद में 72 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो योग से पहले एक बार इस टॉपिक में वापस मैं आपको शुरुआती पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। तो शुरुआती पॉइंट पे लेके जा रहा हूं। तो शुरुआती पॉइंट क्या था, अभाज्य गुणनखंड। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जितनी भी घात है उनको जोड़ दो। फिर पृथक गुणनखंड, जितने बेस हैं वो देख लो कि 2 बेस हैं, 3 बेस हैं, 4 बेस हैं। फिर कुल गुणनखंड, जितनी घात है उसमें 1 जोड़ते जाओ और उनको क्या कर दो गुणा। और 1 क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या की 0 घात हर संख्या के साथ क्या है विद्यमान। फिर उसके बाद में उचित, यानी कि जितने गुणनखंड आते हैं उसमें एक तो संख्या स्वयं होती है और एक क्या होता है 1 होता है। तो 1 तो इंक्लूड होगा लेकिन संख्या स्वयं नहीं होगी। तो स्वयं नहीं होगी तो स्वयं संख्या को हटा दोगे, यानी कि जितने गुणनखंड हुए उसमें से 1 हटा दिया तो वो उचित गुणनखंड। फिर सम गुणनखंड, सम का मतलब 2 का गुणा होना चाहिए। तो जो भी है उससे 2 को अलग करो, और 2 को अलग करने के बाद में जितनी घात बची, अरे जैसे 2 की घात 3 है तो 2 को अलग कर लिया तो 2 की घात 2 बच गई। अरे 2 की घात कितनी बच गई 2, और जितनी भी घात बची है उनको क्या कर लो, ठीक है प्लस कर लो। उसके बाद में विषम, यानी कि 2 को छोड़ दो, बाकी जो बचे हैं वो विषम, यानी कि सम घात को, सम जो बेस है उसको छोड़ दो। उसके बाद में पूर्ण वर्ग के लिए मैंने बताया जितनी भी घात है, अरे जितनी भी क्या है घात है, उन घातों का क्या करोगे, ठीक है, अरे उसमें घातों में 2 का भाग दोगे, और जितना भाग जाता है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उसमें 1 जोड़ के फिर गुणा कर लो। पूर्ण घन के लिए कितने का भाग देंगे 3 का। ये सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब इसके बाद में आपने शुरुआत में जो 36 लिया था, अपना जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे था वो किसका था भाई, योग का था, यानी कि 72 के गुणनखंडों का योग कितना होगा। अब भाई आप सारे गुणनखंड लिख करके उनका जोड़ करो, लंबी कहानी हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, लंबी कहानी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, वो क्या बताऊंगा, इसमें भी सारा खेल आपके सामने क्लियर करूंगा। तो इस 72 को 72 को क्या लिख सकते हैं, अरे 2 × 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अरे 72 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर इसका मतलब क्या हो गया भाई, 2 की घात 3, अरे 2 की घात कितनी होगी 3, अरे 1 2 और 3, और ये 3 की घात कितनी होगी 2, अरे 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या होगी 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और इस 72 के गुणनखंडों के जोड़ का मतलब क्या हो गया, अगर इस 72 के गुणनखंडों का अगर अपने को जोड़ चाहिए, अरे क्या चाहिए भाई जोड़ चाहिए, तो 72 के गुणनखंड क्या आते हैं 1 2 3 4 6 8 9 12, ठीक। फिर उसके बाद में 18, उसके बाद में 24, उसके बाद में 36, उसके बाद में 72, ये सब इसके गुणनखंड आते हैं। इन सब का जोड़ चाहिए, अरे इन सब का क्या चाहिए जोड़। तो वो जोड़ अपन वैसे तो नहीं निकाल सकते, जोड़ेंगे तो यही थोड़ी क्वेश्चन करना है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करना, कुछ भी नहीं करना। ये 2 की पावर कितनी है 3, तो यहां पे जाओ 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, तभी तो आया 2 की घात 3। अरे 2 की घात 0 1 2 3 गुणा 3 की घात 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर क्या हो गया 2। अरे क्या कि नहीं होगी भाई, 3 की घात 2 तक जाना तो 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2, और फिर इनको जोड़ दो। ये क्या आ गया 1
ये क्या आ गया 2, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 8, गुणा ये 1, ये 3 और ये 9। तो 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 गुणा यहाँ पे 13 हो गया, और 15 गुणा 13, 15 को 13 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 195, 195। अरे 15 को 10 से गुणा किया 150 आ गया, और 15 तिये 45, 195 हो गया कि नहीं हो गया। और आप इन ऊपर वालों को जोड़ के देख सकते हो। तो देखो कुछ नहीं किया अपन ने, क्या किया 2 की पावर 3 तक जाना था, तो 2 की पावर 3 तक जाना था, तो 2 की पावर 3 तक जाना था, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इन सब का जोड़ ले लिया। और 3 की पावर 2 तक जाना था, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इन सब का क्या कर लिया जोड़ ले लिया। अरे इन सब का क्या कर लिया जोड़। ये तो क्या हो गया इसके 72 के गुणनखंडों का क्या हो गया जोड़। अगर सम गुणनखंडों का जोड़ पूछ ले, अरे किसका पूछ ले सम का, अरे किसका पूछ लेता कि 72 के सम गुणनखंडों का जोड़ पूछ लेता, तो ये 2 की घात 0 है ना, इसको हटाता। सम गुणनखंडों का जोड़ पूछ लेता तो 2 की घात 0 को हटा दो, यानी कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, तो 8 4 12 2 कितना हो गया 14। अरे कितना हो गया 14, गुणा क्या कर देते 13। अरे 14 गुणा क्या हो गया 13, तो इसका मतलब 14 गुणा क्या कर देते भाई 13। 14 को भाई 8 4 12 तो 14 हो गया, तो 14 गुणा ये आगे वाला 13 है, तो 14 गुणा 13, तो 14 गुणा 13 यानी कि कितना हो जाता भाई, 14 को 13 से गुणा करते तो 182। अरे कितना हो जाता है 182। अगर विषम गुणनखंडों का पूछा तो इसको छोड़ दें, विषम विषम को जोड़ लें, तो ये कितना हो जाता अपने पास 13 हो जाता कि नहीं हो जाता। अरे ये कितना हो जाता 13। तो यही क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे था कि अपना क्वेश्चन था कि 72 के सम के गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो 72 को क्या लिख सकते हैं अपन, अरे 2 की घात 3 और 3 की घात क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो इसका 2 की घात 3 और 3 की घात 2, तो ये 2 की घात 3 तक जाना, तो 2 1 और 0, ये 1 और ये 0, इन सब का जोड़, अरे इन सब का जोड़ कितना आया भाई 15, अरे कितना आया 15, और इन सब का जोड़ कितना आया 13, और 15 को 13 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई 195। अरे 15 को 13 से गुणा किया तो कितना आ गया 195। तो इसके सम गुणनखंड, इसके गुणनखंडों का जोड़ कितना हो गया 195। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है अपना वो 216 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो 216 के भी टुकड़े कर लो। अरे 216 के भी टुकड़े करोगे तो 216 के टुकड़े किए तो 2 का भाग दे ले पहले, ये कितना आ गया 108 आ गया, फिर दोबारा 2 का दिया 54 आ गया, फिर 2 का दिया कितना आ गया 27 आ गया, फिर 3 का दिया 9 आ गया, फिर 3 का दिया कितना आ गया भाई 3 आ गया। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये आ गया अपने पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, अरे 2 की घात 3, अरे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात कितना हो गया, अरे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 हो गया, अरे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब वही है 2 की घात 3 तक चलना है, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 गुणा, इसको गुणा कर लेंगे, 2 की घात 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात कितना हो गया भाई 3। अब देखो ये 1 हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये तो कितना हो गया 15 हो गया भाई। अरे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और ये कितना हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस कितना हो गया, अरे 27, 1 प्लस 3 प्लस 9 और प्लस कितना हो गया 27, तो इसका मतलब ये कितना हो गया भाई 40 हो गया। अरे कितना हो गया 40, और 15 गुणा 40, 15 गुणा 40, 15 चौक कितना हो गया 60, अरे 15 चौक 60, तो इसका मतलब कितना हो गया 600। तो मेरे कहने का मतलब जितनी पावर 0 से चलना है, 0 1 2 3 और आगे वाले में 0 1 2 3 जितनी भी पावर वहां तक चलना है, और उनको क्या कर लेना गुणा कर लेना, तो 600 हो गया।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 84 के सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो वही 84 के टुकड़े की, अरे 21 चौक 84, अरे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, अरे 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 गुणा 3 4 3 12, 12 7 कितना हो गया 84, अरे 12 7 कितना हो गया 84। तो ये तो 2 की पावर कितना हो गया भाई, अरे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर क्या हो गया 1, ठीक है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 7 की पावर क्या हो गया 1। मैंने क्या बताया था, सम में 2 की घात 0 नहीं लेनी, अरे सम में 2 की घात 0 नहीं लेनी, तो इसका मतलब 2 की घात 1 और 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 0 प्लस 7 की घात क्या हो गया, अरे 1, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 1, ये 2 प्लस 4 हो गया, गुणा ये क्या हो गया 1 प्लस 3 हो गया, और गुणा ये क्या हो गया 7 की घात 0, अरे 7 की पावर 0 क्या होती, अरे 7 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 किसी भी संख्या, और प्लस 7, तो ये कितना हो गया 6 गुणा 4 और गुणा क्या हो गया, अरे 8, अरे 6 गुणा 4 गुणा 8, और 6 चौक कितना हो गया 24, और 24 को 8 से गुणा करो भाई, 6 चौक 24, 24 को 8 से गुणा किया 8 चौक 32, अरे 8 चौक कितना हो गया 32, और 32 और 8 दूनी 16 और 3 19 यानी कि 192, 16 और 3 19 192, ठीक है। 16 और 3 क्या हो गया 19 हो गया, 192 हो गया, तो 192 हो गया, तो इसके लिए हो गया कि नहीं। तो समघात का अगर सम गुणनखंडों का जोड़ चाहिए ना, तो 2 की 0 घात को छोड़ दो, सिर्फ किसको छोड़ दो 0, 2 की कितने की भाई 2 की 0 पावर को छोड़ दो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है कि सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो विषम का, तो विषम 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। विषम का मतलब 2 को तो हटा ही दो, अरे 2 को क्या कर दो हटा दो, अरे 2 को क्या कर दोगे हटा दोगे, तो इसका मतलब 2 को हटा दोगे, यहाँ पे 2 जो है वो हटा दोगे, तो 2 हटा दोगे, तो इसका मतलब 2 को हटा दोगे, तो उस स्थिति में क्या हो गया 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात कितना हो गया अरे 2, अरे 3 की घात 2 है ना, अरे 3 की पावर कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर क्या हो गया 2, यहाँ पे ये क्या हो गया 1 3 और 9, अरे 1 3 और 9, और यहाँ पे ये क्या हो गया 1 5 और 25, अरे 1 5 और 25, 1 3 और 9, 1 3 और 9 ये कितना हो गया 13, अरे 1 3 और 9 कितना हो गया 13, और 1 5 और 25 ये कितना हो गया 31, और 13 को 31 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई 403, तो कितना आ जाएगा 403, तो 13 को 31 से गुणा किया तो कितना आ गया 403। तो जब विषम घात की बात है तो 2 को छोड़ दो, अरे विषम घात की बात है तो कितने को छोड़ दो 2 को, तो 2 को छोड़ दिया अपन ने और 2 को छोड़ दिया, तो ये 2 को छोड़ दिया तो 3 की घात 2 है, तो 0 1 और 2, ठीक है। 5 की घात 2 है, 0 1 और 2, तो इस प्रकार कितना आएगा 403, कितना आएगा 403। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो अपना है 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो आप एक छोटी सी संख्या लेते हो 12, अरे कितना लेते हो 12, 12 में लेते हो, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे 1 2 3 4 6 और 12 हो गए कि नहीं होगी, अरे 1 2 3 4 6 और 12, तो इसके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, अरे ये हो गया कि नहीं हो गया भाई 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब आप इसको देखोगे तो इसका एलसीएम कितना है 12, यानी कि वही नंबर आई
अरे वो ही क्या ही नंबर। और अब इसको देखोगे तो ये 12 आएगा, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये कितना आएगा 1। यानी कि जो इसके गुणनखंड थे वो उल्टे क्रम में आगे कि नहीं आगे। तो इसका मतलब क्या निकला कि गुणनखंडों के योग में संख्या का भाग देते। अरे ये तो क्या हो गया, गुणनखंडों का योग हो गया, और इसमें किसका भाग दे दोगे, संख्या का। तो गुणनखंडों के योग में संख्या का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, इसके व्युत्क्रमों का योग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। और इसको चेक कर सकते हो आप लोग, तो ये 2 की घात 2 है, 2 की 0, 2 की घात 1 और 2 की घात कितना हो गया 2। और ये क्या हो गया, गुणा 3 की घात 0 और 3 की घात क्या हो गया, अरे 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 1 + 2 + 4 गुणा 1 + 3, 4 और 2 कितना हो गया भाई, अरे 4 और 2 6 और 1 7, 7 गुणा 4 7 सौ कितना हो गया, अरे 28 हो गया कि नहीं हो गया, अरे कितना हो गया 28। और 28/12 यानी कि 28/12 का मतलब 7/3, इस 12 के व्युत्क्रमों का योग हो गया। अरे किसका योग हो गया, व्युत्क्रमों का। 12 के व्युत्क्रम 12 के गुणनखंड है उसके व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया 7/3। तो अपना जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या, 360। अरे कितना 360। तो 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 हो गया कि नहीं हो गया भाई। अरे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिए 72, और 72 पंजे कितना हो गया 360। अरे कितना हो गया 360। अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें ये तो 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 और 5 की पावर क्या हो गया 1। अरे 5 की पावर क्या हो गया 1। अब यहां पे 2 की पावर 3 है तो इसका 2 की 0, 2 की 1 और 2 की 2 और 2 की 3। फिर ये क्या हो गया 3 की 0, 3 की 1 एंड 3 की 2। और ये क्या हो गया 5 की पावर 0 और 5 की पावर क्या हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया भाई 1 2 4 8, ये क्या हो गया 1 3 9, और ये क्या हो गया 1 और प्लस कितना हो गया अरे 5। और ये सब गुणा में, अरे ये सब किस में है, गुणा में है। और इसके आपने देखा तो ये कितना हो गया 15। अरे कितना हो गया 15। अरे 8 और 4 12, 2 14, 1 15, ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 6। तो ये तो इसके गुणनखंडों का जोड़ आ गया। अरे ये तो इसके गुणनखंडों का क्या आ गया जोड़, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का जोड़। और इसमें गुणनखंड संख्या यानी कि 360 का भाग दे देंगे। अरे संख्या यानी कि 360 का भाग दे देंगे, तो 360 का भाग दे देंगे तो 6 6 36 60 आ गया। अरे 6 6 36 कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद में आगे इसको काट लेंगे, ठीक है, 15 चौक 60 हो गया, 15 चौक 60 हो गया, तो 13 बटे कितना हो गया 4, और 13 बटे 4 का मतलब क्या हो गया, अरे 4 तिये 12, ठीक है 4 तिये 12 पॉइंट लगा लिया, बच गया कितना 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 3.25, तो 3.25। तो ये जो पॉइंट है ये बाई मिस्टेक अप डाउन हो गया, ये 2.65 है, ये 3 पॉइंट क्या है 25 है, ये 3.48 है, और ये क्या है 4.20। ये जो मिस्टेक है ये फॉल्ट किसका है, टाइपिंग फॉल्ट है। तो इसका 3.25 ये कौन से विकल्प में है, अपने पास कौन से में भी बी में। ऑप्शन मैंने क्या कर दिए इसके चेंज कर दिए, ठीक है, इसके ऑप्शन चेंज कर दिए। इन ऑप्शनों में सिर्फ क्या दिक्कत आ रही थी, सिर्फ एक पॉइंट की दिक्कत आ रही थी। तो आपने क्या किया, गुणनखंडों का योग करके और उसमें जो संख्या उसका क्या कर दिया, भाग दे दिया। अरे गुणनखंडों का योग करके उसमें जो संख्या उसका क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो ये इसके व्युत्क्रमों का क्या आ गया, योग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है अपना, वो क्वेश्चन क्या है, 72 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, ठीक है, अरे 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे अपने पास गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 या 24, 24 थी 72, यानी कि 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। इसका योग चाहिए, गुणनखंडों का योग चाहिए, तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। अरे जब आपको गुणनखंडों का योग चाहिए तो 0 घात से स्टार्ट करो, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की, और इसमें 3 पे जाओगे, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2। ठीक है, ये देखा आप लोगों ने क्या आ गया भाई, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणा 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 और 4 12 तो 14 और 1 15 गुणा क्या हो गया, अरे 15 गुणा ये 13 हो गया, अरे 15 गुणा 13 और बटे कितना है, संख्या 36 का भाग दे देंगे। अरे कितने का भाग दे देंगे, 36 का। तो 15 गुणा 13 और बटे 36, ये सॉरी 36 नहीं 72। अरे संख्या क्या है, 72। मैंने क्या बताया था, गुणनखंडों के योग में किसका भाग दे दोगे, संख्या। तो ये 5 थी 15 और ये 24 थी 72, तो यानी कि ये क्या आ गया, 65 बटे 24। अरे 65 बटे कितना हो गया, 24, यानी कि 65/24। तो मेरे कहने का मतलब गुणनखंडों के योग में संख्या का भाग दे देते हो तो व्युत्क्रमों का योग आ जाता है। गुणनखंडों के योग के लिए मैंने बताया आपको 0 घात से चलो, जितनी घात वहां तक चलो, अगले में भी वैसे, उस अगले में भी वैसे। सम के लिए क्या है कि 0 से नहीं चलना, 1 घात से चलना 2 में, और विषम के लिए क्या है, 2 को छोड़ो बाकी में चलो। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन इस गुणनखंड से हटके है, वो क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या क्या है। तो अपरिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। और ये एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि एक जैसे भिन्न है। तो देखो जो भिन्न अशांत दशमलव भिन्न है, इसमें ये क्या है, 4 2 4 2 4 2 ये रिपीट हो रहा है। इसमें 5 4 7 4 5 7 4 5 7 ये भी रिपीट हो रहा है, 3 2 6 3 2 6 ये भी रिपीट हो रहा है। लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि ये कब तक चलेगा, क्या क्या आएगा। तो जिसका पूरा पता नहीं हो, जिसका निर्धारित नहीं हो, वही तो अपरिमेय होता है। अरे जिसका निर्धारित नहीं हो वही तो क्या होती है, अपरिमेय। तो इनमें अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, 0.32526। ठीक है, ये होगी। अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखो ये 4 3 2 5 4 6 इसमें भी फिक्स नहीं है, 3 7 8 4 2 7 इसमें भी फिक्स है नहीं है। इसके बाद हम 5 4 3 5 4 3, तो ये फिक्स हो गया कि नहीं हो गया, अरे फिक्स हो गया ना। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया, तो जिसमें फिक्स हो 5 4 3 3 5 4 3 5 4 3 यही आता रहेगा, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो इनमें परिमेय संख्या कौन सी है, 5 4 3 5 4 3 5 4 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि 0 3 4 5 8 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या बड़े अंक से स्टार्ट होगी और छोटी से छोटी संख्या छोटे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आएगी, 8 5 4 3 0, ये तो क्या आएगी बड़ी से बड़ी। और छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, छोटे अंक से, लेकिन 0 से नहीं होगी स्टार्ट। तो 3, उसके बाद में 0 4 5 और 8, 3 0 4 5 और 8, यानी कि छोटे अंक से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी, छोटे से। लेकिन 0 को नहीं ले सकते, 0 अगर पहले ले लोगे ना तो वो संख्या 4 अंकों की रह जाएगी, 5 अंकों की नहीं रहेगी। अब इसका अंतर कितना हो गया, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 2 आ गया। 12 में से 5 घटाया कितना आ गया, 7 आ गया। फिर ये 13 में से 4 गया, अरे 13 में से 4 गया, 9 आ गया। फिर ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। तो इस प्रकार से 54,972 जो कि पहला ही ऑप्शन है। मेरे कहने का मतलब जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या बड़े अंक से स्टार्ट होकर के छोटे अंक तक जाएगी और छोटी से छोटी संख्या छोटे अंक से स्टार्ट होकर के बड़े अंक की तरफ जाएगी। लेकिन ध्यान में रखने लायक बात क्या है कि जो 0 है वो कभी भी छोटी से छोटी संख्या के फर्स्ट में नहीं आ सकती। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है 720 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं, ABCDE में।
कि उनके द्वारा प्राप्त धनराशि आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, और समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब सभी में अंतर है, भाई एक में 10 है, दूसरा उससे 10 अधिक, तीसरा उससे 10 अधिक, चौथा उससे 10 अधिक, या 5 है तो एक 5 अधिक, फिर अगला उससे 5 अधिक, उससे अगला उससे 5 अधिक। तो इसके लिए आप इसका औसत निकालो, 5 का भाग दे दिया तो औसत निकाल लिया, तो 720 में 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5 बच गया 2, 5 चौका 20, 22 हो गया, और फिर 5 चौका ये यहाँ पे आप लोगों ने देखा 5 चौक 20, 144 हो गया। अरे 720 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया 144। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ई ने ए से 40 रुपए अधिक प्राप्त किए, तो 40 अधिक है तो सीधी सी बात है सार्वंतर कितने का है, 10 का है। अरे 40 का डिफरेंस है तो सार्वंतर कितने का है, 10 का है, तो 10 का अंतर है, तो 10 का अंतर है तो इसको 10 कम 134, इसको 10 कम कितना हो गया 124, इसको 10 अधिक 154, इसको 10 अधिक 164, तो ये तो किसका आ गया, ए का, ठीक है आरोही क्रम में। ये किसका आ गया, बी का आ गया, ये किसका आ गया, सी का, ये किसका, डी का, और ये किसका आ गया, ई का। तो इस प्रकार से ए बी सी डी तीनों का आ गया कि नहीं आ गया। तो अपने को पूछा गया बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए 134। तो इसी प्रकार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि हमने मेहनत की है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से अपना प्यार और प्रेम बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।